हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम कक्षा 10 का चौथा चैप्टर है हमारा द्विघात समीकरण। आज हम इसे पढ़ेंगे, जानेंगे क्या होता है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि क्या होता है द्विघात समीकरण। तो जो हमारा चौथा चैप्टर है इसकी हम अभ्यास पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि क्या होता है द्विघात समीकरण। ठीक है, आइए इसे हम जानते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण क्या होता है द्विघात समीकरण। तो इसकी मैं आपको द्विघात समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो द्विघात समीकरण क्या होता है इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण होता है। ऐसा समीकरण, द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो। जिसकी अधिकतम घात 2 हो। कितनी हो? जिसकी अधिकतम घात 2 हो। कितनी हो? 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, आइए हम इसे एग्जाम्पल समझते हैं। तो मैंने जैसे एग्जाम्पल ले लिया, मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 2x² प्लस kx और प्लस k5 बराबर में 0। तो इसके बराबर आ गया 0, तो ये क्या हो गया? इस पे x की घात कितनी, अधिकतम कितनी घात है? 2 है। तो ये क्या होगा? यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि द्विघात समीकरण कब नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया x³ प्लस k4x² प्लस k5x माइनस k6 बराबर में 0। अगर मैंने इसमें लिख दिया x³ तो मैंने परिभाषा आपको बताई है कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इस पर पावर कितनी है, यानी इस पर घात कितनी है? 3 है। इस पर घात 3 है और इस पर घात कितनी है? अधिकतम 2 है। तो जब अधिकतम घात 2 होगी तभी हमारा द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसमें कितनी है? 3 है। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है और यह द्विघात समीकरण हमारा है। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल से क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और द्विघात समीकरण का एक होता है व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप, कुछ भी किसी किताब में मानक रूप लिखा रहता है, एनसीईआरटी में मानक रूप लिखा है और कहीं पे व्यापक रूप लिखा रहता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इक्वेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव इक्वेशन। ठीक है, तो क्या होता है इसका मानक रूप? होता है ax² प्लस kbx प्लस kc बराबर में क्या होता है? 0 और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी सॉरी a डज नॉट इक्वल टू 0। a का मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि a का मान 0 हो जाएगा, जैसे मान लो अगर यदि a का मान 0 हो गया तो a का मान 0 मतलब 0 गुणा x² होगा, तो फिर द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा। वो रहेगा नहीं रहेगा। तो आपको ये चीज़ याद रख लेनी चाहिए। द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसकी अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, एक से एग्जाम्पल आप समझ में आ गए कब है होता है और कब नहीं होता है। जैसे मान लो कोई और भी एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैंने ले लिया y² प्लस k5 बराबर 0। तो ये क्या होगा? द्विघात समीकरण है, तो हम लिख देंगे हाँ, क्योंकि इस पर अधिकतम घात 2 है। और एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे x⁻7 और प्लस k11 बराबर में 0। तो द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि इस पर घात 7 है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इन दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस kbx प्लस kc बराबर 0। ठीक है, आपको जो भी इतना डाउट होगा द्विघात समीकरण क्या होता है वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने द्विघात समीकरण जान लिया है। अब द्विघात समीकरण जानने के बाद हम करेंगे अपनी पहली प्रश्नावली। ठीक है, तो जो हमारा द्विघात समीकरण है इसकी पहली प्रश्नावली क्या है, आइए देखते हैं। तो इसकी जो प्रश्नावली 4.1 है, 4.1 का पहला सवाल क्या दिया गया है?
पहले सवाल में दिया गया है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी हमें जो कंडीशन दे रहे हैं इन कंडीशन को हमें चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमें हमेशा इन कंडीशन जो जितनी भी परिस्थितियाँ देते हैं इन्हें हमें हल करके बताना होगा। ठीक है, आइए हम इसे हल करते हैं। प्रश्नावली का मैंने 4.1 का पहला सवाल लिख लिया है। ठीक है, हमें क्या करना है, जांच करनी है कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमारे पास जो समीकरण दिया है इसे हमें क्या करना होगा, इस समीकरण को हमें हल करना होगा। तो पहला समीकरण क्या दे रहे हैं, x प्लस के 1 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे। तो आपने कक्षा 6 में पढ़ाई होगा सूत्र क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी इसमें लगाया सूत्र क्या जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, यानी 2x को मान लेंगे a गुणा 1 को मान लेंगे b। तो 1 बराबर, अब 2 का गुणा करेंगे x में कितना आएगा, 2 का गुणा होगा x में 2x और फिर 2 का गुणा होगा इसमें 3 में कितना आएगा माइनस के 2 3 6। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का गुणा होगा x में कितना आएगा 2x और बराबर में कितना है 2x माइनस के 6। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या कहा था, एक साइड क्या होता है व्यापक रूप, जो भी पूरा समीकरण होता है उसको एक साइड कर लिया करो और एक साइड क्या कर दिया करो 0, यानी LHS की साइड हम पूरा व्यापक रूप लिख लेते हैं और एक साइड क्या कर देते हैं 0। तो इस साइड हम बनाएंगे 0 और इस साइड क्या कर देंगे, इस पूरे जो हमारे चर राशि है गुणांक जो चर राशि के जो दे रहे हैं हमें समीकरण अवयव, इन्हें हम इस साइड ले लेंगे। इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x, ये 2x प्लस का ऐसे आएगा माइनस का 2x, ये 6 माइनस का ऐसे आएगा प्लस का 6 और बराबर इस साइड क्या बचेगा 0। तो हम देख सकते हैं कि एक 2x प्लस का एक माइनस का ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इतना यहाँ पे कितना बचा, x स्क्वायर 1 और 6 कितना होगा 7, तो प्लस के 7 बराबर कितना आ रहा है 0। अब हमें बताना है कि बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, है? तो हम देख सकते हैं क्या है, इसमें x पर घात कितनी है 2 है, तो हम लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है। क्या लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या लिख देंगे, द्विघात समीकरण है। ठीक है, बस इतना ही से सॉल्व करना था। आइए देखते हैं दूसरे सवाल। दूसरे सवाल में क्या है, यहाँ लिखते हैं हमने सॉल्व। अब दूसरे सवाल में हमें दे रहे हैं कि x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस बराबर माइनस के 2 कोष्टक में 3 माइनस के x। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस साइड क्या है, x स्क्वायर माइनस के 2x बराबर 2 का गुणा करेंगे हम किसमें 3 में। यहाँ पर जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का माना जाता है। 2 गुणा होगा एक बार 3 में और फिर 2 गुणा होगा x में। तो जब 2 का गुणा करेंगे हम 3 में तो 2 3 6 माइनस के 6 और ये माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। 2 का गुणा होगा x में कितना आएगा, ये आएगा हमारा 2x। ठीक है, हमने क्या कहा था, एक साइड हमें बनानी RHS की साइड बनाना है हमें 0 और LHS की साइड हम पूरे आगे लेके आएंगे, इन्हें इस साइड ले आएंगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 2x, 6 माइनस का ऐसा आएगा इसका होगा प्लस का 6, ये 2x प्लस का ऐसा आएगा माइनस के 2x और इस साइड क्या बचेगा 0। हम देख सकते हैं कि ये कितना है, x स्क्वायर का x स्क्वायर, ये माइनस के 2x है, माइनस के 2x, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये जाएगा प्लस के 4x और प्लस के कितना है 6 बराबर में 0। तो हम देख सकते हैं इस पर भी घात कितनी है अधिकतम, इस पर भी अधिकतम घात 2 है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण है। क्या लिख देंगे, अतः द्विघात समीकरण है। ठीक है, इतना आगे समझ में। आप इसके बाद लगा तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कोष्टक में x माइनस के 2 और दूसरे कोष्टक में हमारा x प्लस के 1 बराबर x माइनस के 1 और दूसरे कोष्टक में क्या है हमारा x प्लस के 3। ठीक है, आइए इसे भी हम हल करते हैं, ये बहुत सरल है। तो इसे हम करेंगे, क्या करेंगे, हमारे पास दो कोष्टक दिए हैं। तो मैंने आपको बताया जब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। किसका माना जाता है, गुणा का चिन्ह। यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व। अब इसमें क्या होता है, कई बच्चों को ये गुणा समझ में नहीं आता है, जो कि कक्षा 7 में हम पढ़ते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं बहुत ही सरल होता है। जैसे मान लो मैंने एक कोष्टक ले लिया x माइनस के 2, तो x माइनस के 2 का इसमें हम गुणा करेंगे। कैसे होगा, तो पहले कोष्टक का पहला अंक ले लेंगे, पहले कोष्टक का पहला। अब क्या लिया x, अब इस x का करेंगे हम दूसरे वाले पूरे कोष्टक में, यानी x प्लस के 1 में गुणा। इसके बाद पहले कोष्टक का दूसरा अवयव लेंगे माइनस के 2, अब माइनस के 2 का गुणा करेंगे दूसरे वाले अवयव यानी x प्लस के 1 में। सेम इसी साइड करेंगे, इस साइड करेंगे x का गुणा करेंगे इस पूरे कोष्टक में x प्लस के 3 में। इसके बाद हम माइनस का 1 ले लेंगे और माइनस के 1 गुणा करेंगे x प्लस के 3 में, इसमें x प्लस के 3 में। ठीक है, इतना हो गया। अब x का गुणा करो, इसमें कितना आएगा, ये जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस x गुणा 1 में होगा x से कम x माइनस 2 का गुणा होगा x में कितना आएगा 2x। अब 2 का गुणा होगा 1 में प्लस माइनस माइनस के 2 बराबर x का गुणा होगा x में कितना आएगा x स्क्वायर, x का गुणा होगा 3 में कितना आएगा 3x माइनस के 1 का गुणा होगा x में कितना आएगा माइनस का x माइनस के 1 का गुणा होगा 3 में तो प्लस माइनस 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 कितना आएगा 3। हमने क्या बताया था आपको, इसको एक साइड ले आएंगे, क्या करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे।
इस साइड क्या बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस के 2x माइनस के 2। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस का ऐसे डायरेक्ट किसका होगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ये 3x प्लस का ऐसे डायरेक्ट किसका होगा माइनस के 3x। ये माइनस का x है इससे डायरेक्ट प्लस का हो जाएगा। ये 3 माइनस का है तो इससे डायरेक्ट किसका होगा प्लस का। बराबर में क्या बचा हमने 0, हमें बराबर 0 करना है RHS की साइड में। हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का है स्क्वायर माइनस का है तो एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा। ठीक है, और देखिए ये एक्स है ये एक्स है तो एक्स और एक्स क्या होगा 2x है तो एक्स और एक्स 2x। एक काम कीजिए आप ये एक्स और एक्स कितना हो जाएगा हमारा 2x। ठीक है, एक्स और एक्स 2x हो गया। ये कैसे का माइनस के 2x है माइनस के 3x तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस तो माइनस का 5x। ये 2 प्लस का ये 2 माइनस का है ये प्लस का तो 3 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 1 बराबर में 0। हम देख सकते हैं कि 5x में 2x क्या बचेगा माइनस के 3x और प्लस के 1 क्या बच रहा है माइनस के 3x प्लस के 1 बराबर में 0। अब आप देखिए इसमें घात 2 बन रही है इसमें घात 2 नहीं बन रही है समीकरण में। तो हम क्या लिख देंगे अतः क्या लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है क्या लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण अतः द्विघात समीकरण नहीं है क्या लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। यदि समझ में नहीं आया आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिए आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए इसका अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है चौथे क्वेश्चन में कहा गया है कि x माइनस के 3 और दूसरे कोष्टक में x प्लस के 1 बराबर में दे रहे हैं x कोष्टक में क्या लिखा है x प्लस के 5। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आइए यहाँ लिख लिया हमने सॉल्व। तो मैंने आपको बताया जिस प्रकार हमने यहाँ गुणा किया सेम इसी प्रकार हम यहाँ गुणा करेंगे। तो x ले लेंगे पहले पद का पहला अवयव x गुणा करेंगे इसमें कितना है 2x प्लस के 1। इसके बाद माइनस के 3 लेंगे माइनस के 3 गुणा करेंगे दूसरे कोष्टक में 2x प्लस के 1 बराबर। अब इसमें इस साइड तो ऑलरेडी खुला हुआ है तो x गुणा करेंगे x में कितना आएगा एक्स स्क्वायर। x गुणा करेंगे 5 में कितना आएगा 5x आ जाएगा कितना आ जाएगा 5x। अब यहाँ पे क्या है x का गुणा करेंगे 2x में कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस x का गुणा होगा 1 में तो x माइनस 3 का गुणा होगा 2 में 3 दूनी 6x और 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस का 3 बराबर में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस का कितना है 5x। ठीक है, अब क्या कीजिए कि इस वाले जो हमारे जो अवयव है इन्हें इस साइड ले आइए। तो इस साइड क्या बचा है हमारा 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस के 6x माइनस के 3। ये x स्क्वायर प्लस का है इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। ये 5x प्लस का है इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा और बराबर में क्या बचेगा हमारा 0। देखिए अब ये 2x स्क्वायर है एक एक्स स्क्वायर है 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब और कुछ जुड़ रहा घट रहा हाँ हम देख सकते हैं ये 6x है ये क्या है हमारा 5x तो 6x और 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 और 5 कितना होगा 11। अब ये तो माइनस का 11 होगा अब ये प्लस का 1 है जब 11 में से 1 जाएगा कितना बचेगा यहाँ बचेगा माइनस का 10x क्या बचेगा माइनस का 10x और ये कितना लिखा माइनस के 3 बराबर में 0। तो हम देख सकते हैं इसमें क्या आ रही है इसमें अधिकतम घात 2 आ रही है तो हम लिख देंगे अतः क्या लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है क्या लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है क्या लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, आ गया समझ में। अब लगाते हैं इसका 5वां वाला सवाल। ठीक है, आइए तो 5वें क्वेश्चन में क्या कहा गया देखते हैं। 5वां सवाल दे रहे हैं हमें एक कोष्टक में 2x माइनस के 1 और दूसरे कोष्टक में दे रहे हैं हमें x माइनस के 3 और बराबर दूसरे कोष्टक में क्या दे रहे हैं x प्लस के 5 और अगले कोष्टक में लिखा है x माइनस के 1। ये हमारा 5वां क्वेश्चन। ठीक है, इसे भी हम आइए हल करते हैं। इसे हल करेंगे तो हम देख सकते हैं जैसे हमने पिछले सवाल में गुणा किए हैं हमें सेम उसी प्रकार से ही हमें इसमें गुणा करने होंगे। तो हम क्या करेंगे पहला पद क्या है हमारा 2x पहला अवयव है पहले पद का पहला अवयव 2x तो 2x का गुणा करेंगे दूसरे वाले पद में x माइनस के कोष्टक में। इसके बाद माइनस के 1 का गुणा होगा x माइनस के 3 में बराबर इसमें भी क्या करेंगे x का गुणा करेंगे दूसरे वाले पद में x माइनस के 1 फिर प्लस के 5 का गुणा करेंगे इसमें x माइनस के 1 में। ठीक है, अब इन्हें काम कर देंगे गुणा तो 2 गुणा करें x में कितना आएगा ये आएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस के 2 तिया 6x 1 का गुणा होगा x में माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर x का गुणा करेंगे x में कितना आएगा x स्क्वायर x का गुणा होगा 1 में x प्लस 5 गुणा होगा x में कर देंगे 5x 5 गुणा होगा माइनस के 1 में तो माइनस के 5। ठीक है, हमने क्या कहा था इस साइड हमें बनाना है 0 इसको इस साइड ले आइए तो यहाँ कितना बच रहा है हमारा इस साइड हमारा रहेगा कितना इस साइड हमारा रहेगा 2x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के x प्लस के 3 ये x स्क्वायर प्लस का इस साइड आएगा माइनस का ये माइनस का इस साइड आएगा प्लस का x
ये प्लस के 5x है, सेट आएगा माइनस के 5x, प्लस माइनस के 5 है तो सेट आएगा इसका हो जाएगा प्लस के 5 और बराबर में क्या होगा हमारा 0। ठीक है, बहुत ही सरल स्टेप बता रहा हूँ मैं। अब 2x² में से एक x² गया तो क्या बचा हमारा x²। ठीक है, अब ये कितना है, ये x है, x है, तो ये कितना है माइनस का x है, ये माइनस 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 क्या होगा प्लस, तो माइनस कितना आएगा 7x। ठीक है, प्लस का कितना बचा 3। अब देखो ये 5x है और ये कितना है हमारा x, तो जब 5x में से हमारा एक x जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 4x, क्योंकि हमारी संख्या बड़ी है और ये क्या है प्लस के 5 बराबर में 0। अब और हल हो रहा है तो x², ये है 7x, ये है 4x, तो 7x और 4x कितना होगा माइनस के 11x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह आएगा माइनस का। अब ये 3 प्लस का है, 5 प्लस का, तो 5 और 3 कितना होगा 8 बराबर में 0। तो हम देख सकते हैं कि इसमें द्विघात समीकरण बनना है। हाँ, इसमें अधिकतम घात कितनी है x की बराबर 2 है, तो यहाँ लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, हमने लिख दिया द्विघात समीकरण है। इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6वां। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, कहा गया है x² प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर में क्या लिखा है x माइनस के 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए हम इसे भी सॉल्व करते हैं, बहुत ही सरल है ये वाला भी। तो क्या करना है, इस साइड तो कुछ करना नहीं है, इसको हम जगह का लिखे रहेंगे x² 3x प्लस के 1 बराबर, इसमें क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेगा तो क्या आएगा a² प्लस b² यानी 2 दूनी 4 और माइनस के 2ab यानी 2 दूनी 4x आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको इस साइड ले आइए, इसको इस साइड ले आएंगे तो कितना होगा, जो हो जाएगा x² प्लस के 3x प्लस के 1, x² प्लस का था इस साइड आएगा माइनस का x², 4 प्लस का था इस साइड आएगा माइनस का, ये माइनस का था इस साइड हो जाएगा प्लस के 4x बराबर क्या बचा 0। हम देख सकते हैं एक x² प्लस का एक माइनस का है, क्या हो गया कट गया। अब ये 3x प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 3x और 3x कितना आएगा, सॉरी ऐसा 3x, ये हमारा कितना 4x, ये प्लस का 1 और ये माइनस के 4 बराबर क्या है 0। तो 3x और 4x कितना होगा 7x और 4 में से जाएगा माइनस का 3 बराबर में 0। तो इस पर अधिकतम घात तो आ रही है, नहीं आ रही है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, इसमें हम लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या लिख देंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। सरल सवाल, बहुत ही सरल है, आप चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं, फिर भी मेरा कर्तव्य है आपको पूरे सवाल को समझाना बताना, तो मैं आपको सभी सवाल करा रहा हूँ। सातवां क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन दे रहे हैं x प्लस के 2 का होल क्यूब और बराबर में कितना लिखा है 2x, कोष्टक में क्या लिखा है x³ माइनस के 1। ठीक है, तो आप इसमें ये देख के मत कह देना कि इसमें घात 3 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसे हम पहले हल करेंगे। क्या करेंगे, इसे हमें सबसे पहले हल करना होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें लिखा है x प्लस के 2 का होल क्यूब, यानी a प्लस b का होल क्यूब लगा देंगे, सूत्र आपने पढ़ा ही होगा 6 में। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब बोलेंगे तो यहाँ पे आएगा a³ प्लस b³ मतलब 2 का क्यूब प्लस के 3ab यानी 2 गुणा x गुणा 2। ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस के 3ab और कोष्टक में क्या होता है, कोष्टक में होता है a प्लस b और बराबर में कितना चल रहा है, बराबर चल रहा है हमारा 2x, कोष्टक में क्या है x³ माइनस के 1। ठीक है, वैसे हमें x³ का क्या हो जाएगा x³ प्लस 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा, 3 दूनी 6x आ जाएगा। ठीक है, और कोष्टक में x प्लस के 2 बराबर में 2x का बना हुआ है इसमें, तो कितना आएगा ये 2x का a² था, सॉरी ये कितनी पावर थी, इसकी पावर थी 2, कितनी थी 2 थी इस पर। तो जब 2x का गुणा x² में होगा तो कितना आएगा 2x³ आ जाएगा और माइनस 2x का गुणा हुआ 1 में कितना आएगा माइनस के 2x। तो अब क्या करेंगे अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसमें। तो सॉल्व करने पर यहाँ कितना आएगा हमारा, ये रहेगा x³ प्लस 8 प्लस के 6x। अब 6x का गुणा होगा x में होता है 6x², 6x का गुणा होगा 2 में, तो पहले गुणा हमने इसमें किया, अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे। तो प्लस के 6 दूनी 12x, अब ये प्लस कैसे ले आइए तो माइनस के 2x³ हो जाएगा, ये माइनस का है तो चले आएगा प्लस के 2x हो जाएगा और बराबर में क्या बचेगा हमारा 0। ठीक है, अब देखिए ये 2x³ है, ये x³ है, 2x³ में से एक x³ जाएगा, कितना बचेगा x³। ठीक है, और आप देखिए ये 8 प्लस के हैं और कहीं जुड़ रहा घट रहा नहीं, तो ये 8 को 8 बना रहने दे, ये 6x² है और कुछ है नहीं है, तो इसको 6x² रहने दीजिए। अब ये 12x है 2x है, तो 12 हो तो कितना होगा 14x, कितना होगा 14x और बराबर में क्या हो रहा है हमारा 0। तो हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें अधिकतम घात x की कितनी पावर है, इसमें अधिकतम घात 3 है, कितनी है 3। तो यहाँ लिख देंगे हम अतः यह
द्विघात समीकरण नहीं है। क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण नहीं है। क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, आगे समझ में। अब इसका जो पहला हमारा अर्थशास्त्र का पहले का लास्ट क्वेश्चन क्या है? आठवां क्वेश्चन है हमारा x³ माइनस के 4x² माइनस के x और प्लस के 1 और बराबर कितना है? x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये भी बहुत सरल है, इसे भी हम हल करेंगे। इसमें भी हमें क्या करना है? सूत्र खोलना है। क्या करना? इसमें सूत्र खोलेंगे। तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 बराबर, इसमें क्या लिखा है? x माइनस 2 का होल क्यूब। हमने इसमें भी वही सूत्र खोलना है। तो क्या होगा? इसमें बन जाएगा a³ यानी x³ माइनस a³ माइनस b³ और माइनस के 3ab। 3ab का मतलब क्या होगा? इसे मान लेंगे a, इसे मान लेंगे b, जाएगा x गुणा 2 और पुस्तक में क्या होगा? a माइनस के b। ठीक है, तो इससे क्या बचा है? x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 बराबर क्या होगा? x³ माइनस के 8 माइनस के 3 दूनी 6 और पुस्तक में x माइनस के 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? यह जाएगा x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1। तो इसे अब से भी आइए, पहले गुणा कर लीजिए x³ माइनस के 8, अब 6 गुणा होगा इसमें जाएगा माइनस के 6x² माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। ठीक है, आप क्या कीजिए? RHS को 0 बना दीजिए, इसको इससे ले आइए। तो यहाँ क्या बचेगा? x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 और ये x³ किसका है? प्लस का ऐसे आएगा माइनस का x³, 8 माइनस का ऐसे आएगा प्लस का, ये माइनस का 6x² ऐसे आएगा प्लस का 6x², ये प्लस के 12x साइड आएगा माइनस के 12x बराबर क्या हो जाएगा? 0। हम देख सकते हैं कि x³ से x³ क्या होगा? कट गया, एक प्लस का एक माइनस का है और a माइनस के 4x² है प्लस के 6x²। जब 6x² में से 4x² जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? यहाँ बचेगा हमारा प्लस के 2x²। अब ax माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस के x और माइनस के 1x और 12x, तो 12 और कितना होगा? 13, जाएगा माइनस के 13x। ठीक है, और कितना बच रहा है हमारा? और प्लस के 8 बच रहा है बराबर क्या होगा? 0। तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो हम देख सकते हैं स्पष्ट, इसमें अधिकतम मान कितनी है? 2 है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे? अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको जो हमने पहली प्रश्नावली थी हमारी 4.1, 4.1 के जितने भी हमारे 8 सवाल थे, हमने 8 सवालों को क्या कर लिया? हल कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे साथ, अब हमारे सामने आता है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमें जो सवाल दिए गए हैं हमें इन्हें सिर्फ समीकरणों के रूप में बनाना है, उनकी आंसर नहीं निकालने हैं। ठीक है, यदि एग्जाम में ये लिख के ना आया, लिख के ना आए कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो हमें इसका आंसर निकालना होगा। लेकिन अभी इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, तो हमें इसमें सिर्फ निरूपित करके दिखाना है। क्या करना है? निरूपित। हमें सवाल की उसमें जो कहा गया है, ये हमारा पहला सवाल क्या है? आइए हम इसको पढ़ लेते हैं, आपको पढ़ के बता देता हूँ मैं। पहला सवाल दिया गया है, पहले सवाल में कहा गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब इसमें लिखा तो है हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, हम वो कर भी सकते हैं, लेकिन ऊपर कहा गया है कि इन्हें सिर्फ समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, तो हमें सिर्फ समीकरण में निरूपित करके दिखाना है बस। ठीक है, आइए, तो मैंने सवाल लिख लिया है। तो पहला सवाल क्या है हमारा? पहला सवाल है हमारे सामने, मैंने पढ़ के बता दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में और चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। कितनी अधिक है? चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इसमें क्या लिखा था? इसमें लिखा था चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ठीक है, आइए सवाल मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व, क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व। ठीक, अब सॉल्व करके क्या करना है? उसमें हम मान लेते हैं। देखो जैसे मान लो आप आयत देखा होगा आपने, एक आयत ऐसा, आयत क्या होता है? आयत वह आकृति होती है जिसकी आमने सामने की वजह कैसे होती है? आपस में बराबर होती हैं। हमने मान ली कि ये चौड़ाई है, क्या है? हमने मान लिया चौड़ाई, क्या है? ये चौड़ाई है और ये क्या है? हमारी लंबाई है। ठीक है, और इसका हमें क्षेत्रफल कितना दे रहा है? इसका क्षेत्रफल दे रहा है 528 मीटर स्क्वायर। क्या दे रहा है? क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। तो हमें इसमें मान लेते हैं माना, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे माना,
माना भूखंड, क्या लिखेंगे, माना भूखंड, माना भूखंड। अब देखो इसको हम आपको बताएं कि एक आपको मैं आप छोटी सी ट्रिक समझाऊं कि आप कैसे मानिए। तो जैसे जिस सवाल में कहा गया हो चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है, बर की भुजा के या संख्या के, तो जिससे अधिक है या जिससे गुनी है उसी को मान लो। इसमें कहा गया कि चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, किसके गुने से, चौड़ाई के 2 गुने, तो हम इसमें चौड़ाई को मान लेंगे, क्या करेंगे, चौड़ाई को। तो यहाँ लिखेंगे माना भूखंड की चौड़ाई, क्या लिखेंगे, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मान लिया हमने, क्या मान लिया, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर हमने x मीटर मान लिया, क्या मान लिया हमने, x मीटर मान लिया। यहाँ लिखेंगे तो लंबाई बराबर, क्या लिखेंगे, तो लंबाई बराबर, क्या लिखेंगे, तो लंबाई बराबर। अब देखो हमने चौड़ाई क्या मान ली, x मान ली, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई के 2 गुनों से एक अधिक क्या है, उसकी लंबाई है, क्या है, लंबाई। तो यहाँ करेंगे चौड़ाई के, तो चौड़ाई के 2 गुने से हमारी जो लंबाई है वो क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, यानी 2 गुणा x में कितना का 2x प्लस के 1, 2x प्लस के 1 कहा जाएगा, इसको हम भी कहाँ मान लेंगे, मीटर में, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। हमने चौड़ाई भी मान ली x और लंबाई भी निकाल ली, क्या है, तो ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल हमें ऑलरेडी दिया है कि 528 दे रहा है, कितना दे रहा है, 528 बराबर। लंबाई कितनी है हमारी, लंबाई हमारी 2x प्लस के 1, और चौड़ाई कितनी मानी हमने, x, कितनी मानी, x। इसको करेंगे हम सॉल्व, तो कितना आएगा, यह आएगा हमारा 528 बराबर x का गुणा होगा 2 में, कितना आ जाएगा, यह हमारा आ जाएगा 2x, क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 का गुणा होगा x में, कितना आएगा, x, ठीक है। तो अब एक काम कीजिए कि इस जो 528 है इसको इस साइड ले आइए, ठीक है, क्योंकि हमने क्या बता, एक साइड क्या बना, 0 बना दिया करो। तो 528 इस साइड लेंगे, तो इस साइड क्या बचेगा, 0, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के x और माइनस के 528, ठीक है। आप चाहें तो आप 0 को इस साइड लिख लीजिए, उस साइड, तो हम आप उत्तरमाला में आंसर इस साइड आएगा, तो हम इसको इस सही रूप में इसे यह भी लिख सकते हैं, या यहाँ में आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस के x और माइनस के 528 बराबर में 0, तो आप इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें क्या करना था, हमें ऐसे सिर्फ इसको जो था हमारा द्विघात समीकरण के रूप में ही दिखाना था। आइए हम इसे आपको आंसर शीट में आंसर चेक करवाते हैं, ठीक है। तो जो हमारी प्रश्नावली थी 4.1, ये हमारी प्रश्नावली 4.1 आप देख सकते हैं। तो इसमें जो 4.1 का दूसरे का पहला क्वेश्चन था, क्या था, देखो इसका आंसर वही आ रहा है, क्या आ रहा है, 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 528 बराबर में 0, ठीक है। आपको आगे समझ में, बस हमें सिर्फ क्या करना है, इसे समीकरण के रूप में ही बनाना है, क्या करना है, समीकरण के रूप में बनाना था, हमने इसे क्या किया, समीकरण के रूप में बना लिया, ठीक है। अब लगाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों, क्या कहा गया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये हमने लिख लिया है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को गुणनफल कितना दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें याद रहना चाहिए, हमने कक्षा 8 में पढ़े थे कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना, माना पहला, क्या लिखेंगे, माना पहला, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या लिखेंगे, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है x। तो लिखेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक, वही क्रमागत मतलब बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस के 1, ठीक है। जब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात की जाती है तो क्या होगा, क्रम से चलता है 1 2 3 4 5। यदि आपसे पूछ लिया जाए 2 क्रमागत सम संख्याएं या विषम संख्याओं का योग, तो उसमें क्या होता है x प्लस के 2, x प्लस के 4, x प्लस के 6। समूह या विषमों दोनों में x प्लस के 2, x प्लस के 3, x प्लस के 4 ऐसे चलते हैं। लेकिन इसमें बात चलिए धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो क्रमागत का मतलब क्या होता है, x प्लस के 1, x प्लस के 2, x प्लस के 3। लेकिन इसमें पूछा गया सिर्फ 2, कितने पूछे हैं, 2। तो पहला हो गया x, दूसरा x प्लस के 2। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, हम इसमें लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों को गुणनफल दे रहा है, क्या दे रहा है, गुणनफल, यानी पहले पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक दोनों का क्या दे रहा है, गुणनफल दे रहा है। यानी इसमें हमें क्या करना है, गुणा, यानी x और x प्लस के 1 का करना है गुणा।
दोनों का गुणनफल दे रहा है 306। कितना दे रहे हैं? दोनों का गुणनफल दे रहे हैं 306। तो x गुणा करेंगे इसमें क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x गुणा होगा 1 में कितना होगा x बराबर में कितना है 306। हमने क्या कहा था एक साइड हमें बनाना पड़ता है 0, तो 360 को ले आइए इस साइड, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के x 306 प्लस का था इस साइड किसका हो जाएगा माइनस का 306 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। बस हमें क्या करना था इसे समीकरण के रूप में बनाना था, ये भी हमारा क्या हो गया समीकरण रूप में बन गया। ठीक है, आ गया समझ में। अब लगाते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो मैंने तीसरा क्वेश्चन लिख लिया है, इसी का पहले का दूसरे का तीसरा पार्ट। दूसरे का तीसरे पार्ट में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु यहाँ पर उनकी आयु था, क्या था यहाँ पर उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना होता है 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या मानेंगे? तो इसमें देखो क्या ज्ञात करनी है, कह रहे इसमें रोहन की आयु कह रहे हैं, इसमें क्या लिख देंगे हम? लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना रोहन की, क्या लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितनी है? x वर्ष है। यहाँ लिखेंगे तो माँ की आयु, क्या लिखेंगे तो माँ की आयु, क्या लिखेंगे तो माँ की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे तो माँ की वर्तमान आयु। तो माँ की वर्तमान आयु बराबर कितना होगा x प्लस के 26, क्योंकि उसमें कहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु जैसे मान लो अगर x है तो x से ज़्यादा ही तो होगी 26 x पर होगी कि नहीं होगी। जैसे मान लो आप 13 साल के, तो आपकी माँ 15 साल की थोड़ी होंगी, क्या होंगी उससे बहुत ज़्यादा होंगी, 10-15 साल बड़ी होंगी, 26-20-25 साल बड़ी होंगी। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया? उसमें कहा है कि उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 3 वर्ष पश्चात। अब बात चल रही है कि 3 वर्ष पश्चात की कह रहे, क्या कह रहे हैं 3 वर्ष पश्चात। तो मैं यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, क्या लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, क्योंकि जो उनकी आयु का गुणनफल है 360 वो 3 वर्ष पश्चात हो रहा है। क्या हो रहा है? 3 वर्ष पश्चात। यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात। अब 3 वर्ष पश्चात में क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे रोहन की आयु, क्या लिखेंगे रोहन की आयु। अब पहले जैसे मान लो रोहन की आयु यदि s है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस के 3 वर्ष हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? x प्लस के 3 वर्ष। और उसकी माँ की आयु क्या होगी? माँ की आयु। अब जैसे मान लो माँ की आयु x प्लस के 26 है, कितनी है? x प्लस के 26 वर्ष है। अब इसमें भी क्या होगा? माँ की तो आगे बढ़ेगी, कितनी है 3 वर्ष, तो ये कितने हो जाएगा x प्लस के 26 और 3 कितने जाएगा 29 वर्ष। कितना होगा? x प्लस के 29 वर्ष। ठीक है, अब लिख देंगे हम इसमें प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे इसमें? हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्नानुसार में क्या होगा? प्रश्नानुसार में कहा गया है कि उनकी आयु के वर्षों का गुणनफल, यानी उसकी रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु दोनों की जो आयु है, आयु का गुणनफल दे रहा है मैं 360। तो यहाँ पे क्या करेंगे? रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात कितनी थी? x प्लस के 3, तो यहाँ पे कितना आएगा x प्लस के 3 गुणा उसकी माँ की आयु कितनी है? x प्लस के 29 और बराबर में उनकी 3 वर्ष पश्चात आयु को गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। आप कर दीजिए इसका गुणा, क्या कर दीजिए गुणा। तो जब हम x का गुणा करेंगे इसमें x में, तो मैंने आपको बताया ही था अभी कि x का गुणा करेंगे पूरे कोष्टक में, पहले वाले पूरे कोष्टक में, तो x का गुणा होगा इस पूरे कोष्टक में कितना हो जाएगा? यहाँ पर जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस x का गुणा होगा 29 में कितना आएगा 29x। अब 3 का गुणा होगा इस फिर कोष्टक में इसी में, तो 3 गुणा होगा x में कितना आएगा? प्लस के 3x और प्लस 3 गुणा करेंगे 29 में, तो 3 गुणा करेंगे 29 से नाम 27, 27 के साथ 8 लगाएंगे 2, 3 दूनी 6, 7, 8, तो 19 दिया 87। ठीक है, इसमें हो गया गुणा। ठीक है, अब बराबर कितना आएगा? 360। ठीक है, तो इसमें क्या लिख लेंगे? x स्क्वायर। अब जी 29x तो कितना हो जाएगा? 29 और 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32x। कितना होगा? 32x प्लस ये कितना है हमारा? 87। अब 360 प्लस का ऐसा है किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा माइनस का, और बराबर में क्या बचेगा? 0। ठीक है, तो जो कुछ जोड़ घटेगा तो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये आएगा 32x। आप क्या करो? 360 में से 87 घटा दो। क्या करो? 360 में से 87 घटाएंगे तो 0 को मानेंगे 10, 10 में से 7 गया कितना बचेगा? 3, 10 में से 7 गया 3 बचा, हाथ से लगाइए 8 में से 0 को माना 10, 10 में 7 है कितना बचा? 3, हाथ से लगाई 1। अब ये क्या होगा? 6 में से क्या आएगा? 6 के माने 16, 16 में कितना बचेगा? 7, कितना बचेगा? 7। ये आएगा हमारा 273। कितना आएगा? ये आएगा माइनस का 273। ये 32x है और माइनस के 273 बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। बस इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि हमें ऐसे समीकरण के रूप में बनाना था। आइए मैं आपको इसको उत्तरमाला में इसका क्या करता हूँ, आपको आंसर चेक करवाता हूँ। तो प्रश्नावली 4.1 है हमारी। ठीक है,
आइए देखते हैं। तो हम देख सकते हैं जो हमारी प्रश्नावली 4.1 है, पहले सवाल का हम आंसर देख चुके थे, दूसरे का भी देख देता हूँ मैं। इसमें क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 360, जो कि ये वाला आया था एक्स स्क्वायर माइनस के 306। अब जो हमारा तीसरा है, तीसरा क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस के 32x माइनस के 273, जो कि आप इसमें देख सकते हैं क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस के 32x माइनस के 273। ठीक है, ये आ रहा है हमारे 273। ठीक है, बस इतना ही करना था। अब इसका जो हमारी प्रश्नावली 4.1 है, इसका लास्ट सवाल क्या है, एक रेलगाड़ी वाला। ठीक है, आइए इसको भी हम लगाते हैं। तो 4.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन हम लिख लिया है। क्या है सवाल, सवाल में कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। क्या करती है, समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जैसे मान लो हम कहीं पे भी जा रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने मान लिया ये मेरा आगरा है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया यहाँ पे आगरा है और ये मेरा यहाँ पे शहर झांसी है। क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया कि मेरा शहर यहाँ पे लिखा है, ये मेरा मैं शहर झांसी में हूँ और ये क्या है, हमारा आगरा है। यदि जैसे मान लो झांसी से आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, कितनी है, इसके बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। अब बात डिपेंड करती है हमारी ट्रेन पर। क्या करती है, ट्रेन पर। हमारे पास कोई ट्रेन है, क्या है, छुक छुक गाड़ी, हमारे पास कोई ट्रेन है। अब जैसे मान लो कोई ट्रेन हैगी, तो जो ट्रेन जो पटरी पर चलेगी हमारी, तो पटरी पर ट्रेन चलेगी तो उसकी जो दूरी तय करने का जो समय है, समय रहेगा, समय किस पर डिपेंड होगा, वो होगा चाल पर। किसका होगा, चाल पर। यानी यदि ट्रेन की चाल ज़्यादा होगी, यानी ट्रेन की स्पीड अच्छी होगी, यानी ज़्यादा तेज़ भाग रही होगी तो वो जल्दी पहुंच जाएगी झांसी, और यदि उसकी स्पीड कम होगी तो क्या होगी, देर में पहुंचेगी झांसी। ठीक है, तो इसमें हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है। इसमें जब इसमें 8 किलोमीटर कम कर दी गई है तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, उसका समय ज़्यादा तो लगेगा ही लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसमें क्या करना है, हमें रेलगाड़ी चाल निकालनी है। तो इस प्रकार के सवाल में जो निकालना हो हम उसी को मान लेते हैं, तभी हम समीकरण बना पाएंगे। इसमें लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, हमने माना रेलगाड़ी की चाल, क्या लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, क्या मान ली हमने, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वह भाग रही है। ठीक है, अब देखो हमें दूरी दी गई है, दूरी कितनी है, हमें दूरी दी गई है 480 किलोमीटर। कितनी दी गई है, दूरी दी गई है हमें 480 किलोमीटर। ठीक है, अब पहली कंडीशन है तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार क्या होगा, देखिए प्रथम शर्तानुसार में क्या है, आप एक चीज़ रखिए, चूँकि आप जानते हैं, आपने सूत्र पढ़ा होगा अच्छा 5 में, क्या होता है, एक सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या होता है, एक सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो प्रथम शर्तानुसार में वही हम करेंगे, जो समय तो हमें पता नहीं क्या है, तो समय हम इसको मान लेंगे टी। क्या मान लेंगे, समय बराबर हम मान लेंगे टी। क्या मान लेंगे, समय बराबर हमने मान लिया टी। हमारे पास चाल दे रहा है, दूरी दे रहा है, समय दे रहा है, बस इस सूत्र में हमें क्या करना है, इस सवाल को पुटअप करना है। तो प्रथम शर्तानुसार में देखो हमने जैसे मान लो 2 समय देख रहे हैं, एक समय में 3 घंटे अलग लगती है, तो हमने मान लिया पहले जब जा रही थी वह हमने मान लिया कि T1 बराबर, हमने मान लिया T1 पहले समय में जब आ जा रही थी दूरी कितनी है, दूरी तो उसकी एक ही समान है। ठीक है, दूरी एक ही समान रहेगी। हम जैसे मान लो आगरा जहाँ से जाएंगे तो दूरी तो हमारी उतनी ही रहेगी, बस उसकी जो स्पीड होगी वो कम घट बढ़ जाएगी। तो दूरी कितनी दे रहा है, दूरी दे रहा है हमें 480। और पहले चाल हमने क्या मानी, पहले मानी हमने कि x की स्पीड से भाग रही है ट्रेन। तो पहली ही कंडीशन में मान ली समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 480, समय क्या मान ली, चाल कितनी मान लिया हमने, x किलोमीटर। तो ये बन गई हमारी पहली परिस्थिति। क्या बन गई, समीकरण 1 किसको बन गया। अब दूसरी कंडीशन बन रही है, हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपन द्वितीय शर्तानुसार। देखिए द्वितीय शर्तानुसार में क्या होगा, जैसे मान लो पहले स्पीड कितनी थी, x थी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे T2। अब यहाँ पास समय बराबर फिर आएगी, तो T2 बराबर क्या होगा, तो दूरी तो हमारी कितनी थी, 480 ही थी। अब आगे उसमें क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, यानी पहले जब उसकी चाल x थी, अब x में से उन्होंने 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी स्पीड, यानी हमारी क्या हो जाएगी, x माइनस की 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कम हो गई। अब ये बन गया हमारा समीकरण 2। क्या बन गया, समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ क्या किया है, हमने यहाँ पर T1 बराबर बना लिया समीकरण 1 और T2 बराबर क्या क्या, समीकरण 2। अब हमें T में से T2 घटाना है या T1 में से T2, तो आप लोग कैसे पहचानेंगे। आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जब हमारी ट्रेन की स्पीड x थी, क्या थी, जब ट्रेन की स्पीड x थी, तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कोई गाड़ी 100 की स्पीड से भाग रही है,
और यदि उसकी स्पीड को कम कर दिया जाए तो क्या लगेगा, ज़्यादा समय। यानी ये क्या है, ये T2 जो होगा T2 ज़्यादा समय लेगा और T1 क्या होगा, कम समय लेगा। तो हम क्या करेंगे, T2 में से T1 घटा देंगे, क्या कर देंगे, T2 माइनस T1। क्या लिख देंगे, समीकरण, क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 2 में से, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या होगा, T2 तो होगा T2 माइनस T1, यानी जब स्पीड इसकी कम कर दी जाती है तो कितना समय लेती है। तो हमारी जो ट्रेन थी, हमारी ट्रेन हमने बताया था कि तो कितने समय लेती है, उसमें लिखा था वही दूरी तय करने में 3 घंटे कम समय लेती है। कब लेती है, जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम की जाती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, T2 माइनस T1 बराबर कितना समय लेके, कितने अधिक समय लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है। कितनी लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें जब समय में समय घटेगा तो क्या बचेगा, हमारा समय ही बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। अब T2 की वैल्यू कितनी आ रही है, T2 की वैल्यू आ रही है 480 बटे में x माइनस के 8 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है 480 और बटे में कितना है हमारा x और बराबर में कितना है हमारा 3, ठीक है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं है, अब इसका हम लासा ले लेंगे। लासा कितना आएगा, x माइनस के 8 और इंटू में x, ठीक है, और बराबर कितना चल रहा हमारा 3। तो जब x माइनस के 8 से x माइनस के 8 कट जाएगा तो क्या होगा, 480 गुणा x माइनस, यहाँ कितना आएगा 480, x से x कट जाएगा तो कितना होगा, x माइनस की 8 का इसमें होगा गुणा, ठीक है। तो अब 480 में x गुणा होगा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 480x और माइनस 480 गुणा होगा x में कितना आएगा, ये आएगा हमारा 480x और माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो 8 गुणा करेंगे 480 में, 0 का 0, 8 में 64 की 4, हाथ से लगाएंगे 6, 8 को 32 और 6 38, कितना आएगा 3840, ठीक है। और बटे में कितना चल रहा है हमारा, इस सॉरी यहाँ पे बटे में कितना चल रहा है x, तो x का गुणा कर दो, x में कितना आएगा x स्क्वायर, x का गुणा होगा 8 में कितना आएगा माइनस के 8x और बराबर में कितना चल रहा है 3। और हम क्या करेंगे, 3 के बटे में 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 1, और इसका क्या कर देंगे हम कैंची गुणा। अगर आप गौर से देख सकते हैं कि 480 एक प्लस के एक माइनस के, क्या होगा 480 480 कट जाएगा। अब 3 का गुणा होगा x में स्क्वायर में, कितना होगा x स्क्वायर में, जब हम 3 का गुणा करेंगे x स्क्वायर में तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 का गुणा होगा 8 में, 3 8 24x, ठीक है। और 1 का गुणा होगा 3850 में, तो ये क्या आएगा बराबर में 3840, ठीक है। और इस साइड कितना आ जाएगा, ये प्लस का है तो इस साइड आएगा माइनस का, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 24x, 3800 प्लस का है तो साइड आएगा माइनस का, हो जाएगा 3840 बराबर क्या बचेगा हमारा 0, ठीक है। अब इसमें देखो हम देख सकते हैं 3 कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है 3 कॉमन, तो 3 कॉमन ले लें कितना आएगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 3 8 24x माइनस 3 का भाग करेंगे 3 कम 3 3 2 6 और 3 8 24, 0 का 0 बराबर में 0। अब 3 का भाग करेंगे हम 0 में, 3 का भाग 0 में करेंगे कितना आएगा 0, ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस के 1280 और बराबर कितना आ गया 0। इतना क्या हो गया हमारा समीकरण बन गया। इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आप चाहें तो मैं आपको से आंसर शीट में इसका आंसर दिखा देता हूँ, आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो हमारी प्रश्नावली थी 4.1, तो हमारी प्रश्नावली 4.1 का कौन सा है, चौथा प्रश्न है। इसमें क्या लिखा है, यू स्क्वायर माइनस के 8u माइनस के 1280 बराबर 0। इसमें u माना है, हमने x मान लिया, देखो कितना आ रहा है x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1250, ठीक है, आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ऐसे इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब बाकी की जो अगली एक्सरसाइज है हमारी, तो 4.1 थी, इसके तो हमने पूरे सवाल लगा लिए यहाँ तक, ठीक है। अब जो अगली एक्सरसाइज है हमारी 4.2, इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।